हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो जो हमने दो बनाई है, एक तो बेड पर बनाई है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बेड फॉर द गर्डर, वो कैसे करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज गर्डर के कंपोनेंट, जिसमें हमने एक पार्ट देखा था कि टॉप स्लीव जो बेयरिंग का है वो कैसे फिक्स करते हैं व्हाइल कास्टिंग द गर्डर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि गर्डर के ही एक छोटा सा पार्ट जो कि हम बोलते हैं उसमें रेनफोर्समेंट का एक छोटा सा हिस्सा जो कि स्पाइरल बार होता है। और नेक्स्ट वन इज मेश बार। आज दोनों का यूज कहाँ पे करते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसा होता है और रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील कितना है, वो हम थोड़ा कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम निकालना है कि क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ स्पाइरल बार एंड मेश। तो स्पाइरल को जनरली साइड पे हेलिक्स और हेलिकल भी बोला जाता है, जनरल टर्म उसका है हेलिक्स और हेलिकल। बट जब आप क्वांटिटी निकालोगे तो उसका स्पाइरल ही इंड्यूस किया जाता है। डिजाइनिंग आप ड्राइंग में देखोगे तो स्पाइरल बार ही बताया जाता है, उसको जनरल टर्म हेलिक्स भी है और एक मेश बार होते हैं। दोनों का सबसे एक यूज देख लेते हैं कि दोनों जो कि बात करें स्पाइरल बार और मेश बार, ये दोनों ही लोड कैरिंग के लिए बहुत ही सुटेबल माने जाते हैं। इन द सेंस इसमें पंचिंग एक्शन होना या फिर वाइब्रेशन एक्शन होना, ये दोनों एक्शन कंडीशन पर ये लोड कैरिंग कैपेसिटी इसका बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस शेप में बार जो होते हैं, चाहे स्पाइरल शेप में बार की बात करें या मेश बार की बात करें, दोनों का शेप क्यों, क्योंकि इसमें रेडिकल फॉर्म में बार होते हैं जिसकी वजह से इनका वाइब्रेशन हो, पंचिंग एक्शन हो, लोड कैरिंग, लोड काउंटर करने का जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होता है। तो ये जनरली ऐसे जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे पंचिंग एक्शन देखने को मिल जाए, जहाँ पे लोड पॉइंट लोड के बारे में जहाँ पे बात किया जाए वहां पे होते हैं। ये अधिकतर शेयर लोड करने के लिए भी काफी हद तक काउंटर बैलेंस करने के लिए भी बहुत ही यूजफुल है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। अब पहले जनरली बात करते हैं स्पाइरल। पहले हम स्पाइरल की बात देखेंगे, फिर उसके बाद मेश के बारे में। पहले स्पाइरल का कैलकुलेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद मेश के बारे में भी जाएंगे। फर्स्ट देखते हैं कि जनरली ये यूज किधर होता है, ये देखने को कहाँ मिलता है। हम गर्डर के बारे में बोले तो हम गर्डर के बारे में अधिकतर फोकस करेंगे और एक्स्ट्रा एडिशनल ये कहाँ पे यूज होते हैं वो भी देखेंगे। ये जनरली गर्डर के एंड सपोर्ट पे, एंड जहां पे आपका बेयरिंग का पोजीशन होने वाला है उस जोन में ये यूज किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेसिंग का जो टेंडन होता है वो वहां पर एक पंचिंग एक्शन क्रिएट हो सकता है, इसीलिए उसको स्पाइरल बार दिए जाते हैं। तो जनरली आप यहाँ पर देखते होंगे कि फर्स्ट एंड टू, 1 और 2 में जहां पर एक पोजीशन पर स्पाइरल दे दिए गए, ये दोनों अगर ये साइड व्यू है, जब इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो एक यहाँ पे पोजीशन रहेगा तो दूसरा उसके सेंटर से दूसरे का पोजीशन यहाँ पे रहेगा, दोनों एक ही लेवल में, इसीलिए आपको ये 1 और 2 दिख रहा है। नेक्स्ट थर्ड वन ये है आपका और फोर्थ वन ये है। अभी क्यों दिया गया, यहाँ पे क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जब आप स्ट्रेसिंग करोगे, जब यहाँ पे प्रेशर इंड्यूस होगा तो यहाँ पर स्टैंड वायर जब प्रेशर दिया जाएगा, स्टैंड वायर का इलोंगेशन होता है, तो इस जोन पर स्ट्रेच होता है और स्ट्रेच होने के लिए मतलब यहाँ पर पंचिंग होने के काफी चांसेस होते हैं, इसीलिए इसको उसके काउंटर करने के लिए यहाँ पर स्पाइरल बार का उपयोग किया गया। अब ये तो जनरली किस पोजीशन पे होता है वो दिखाया जाता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यहाँ पे देखिए, डिटेल्स ऑफ स्पाइरल बार बिहाइंड एंकरेज। तो एंकर क्या होता है, एंकर कोन क्या होता है, उसके लिए एक फ्रेश नया वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी, उसमें आपको काफी डिटेल मिलने वाला है। तो बिहाइंड एंकर ही यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये देखिए, ये जो आपका है ये है एंकर हेड और ये जो उसके पीछे लगने वाला है ये एंकर कोन के बारे में बताया गया है। तो इसको एंकर कोन को अच्छा सपोर्ट मिले, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पाइरल बार देते हैं, जिसके वजह से जो इसमें पंचिंग एक्शन होने वाला है जो उसको ये काउंटर बैलेंस कर सके। तो यहाँ पर ये स्पाइरल दिया जाता है बिहाइंड द एंकर, जिससे वो अच्छा खासा सपोर्ट मिल सके। तो रिप्रेजेंटेशन देखने जाए तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक उसका जो डाया रहता है वो दे दिया जाता है। जनरली आपका जो स्पाइरल होता है इस कंडीशन इस तरह होता है, ये 250 दे दिया गया है और ये 500, उसका जो लेंथ दे दिया गया है ये कितना दे दिया गया आपका
540 और जो उसका डाया है वो कितना दे दिया गया 240। बार कितने का यूज करना है 16 mm। ये जनरली आपको डिजाइन में पूरा डिटेल रिप्रेजेंटेड मतलब उसके डायमेंशंस पूरा आपको दिए जाते हैं, फिजिकल डायमेंशन पूरे दिए जाएंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक एग्जांपल हम कर देंगे, बाकी वो एज पर लोडिंग कंडीशन एज पर सिचुएशन वो क्या होते हैं वेरीज होते हैं। ये 16 mm डाया है HYSD 9 टन्स दिए गए हैं, 9 टन्स एट 60। ये जो 60 है ये mm है, ध्यान रखिएगा 60 mm पिच। पिच मतलब होता है ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं पिच। ये दोनों डिस्टेंस के बीच के ये दोनों डिस्टेंस क्या कहते हैं हम पिच। 60 mm पिच है। तो अभी देखिए यहाँ पे 9 टन्स है, 9 टाइम्स उसको क्या किया गया टन्स दिया गया, मतलब सर्कल फॉर्म में लेके आए। तो अभी देखिए यहाँ पे 9 इंटू 60 mm दिया है, तो ये कितना हो गया 540 mm। तो अभी 9 टाइम्स टर्न दिया गया है और वो 60 mm का एक पिच 60 mm का है, तो टोटल कितना हो गया 540 जो कि लेंथ होगा जो कि हमारा यहाँ पर मिल रहा है। ये तो जनरल हो गया एंकर कोन के पीछे, बिहाइंड एंकर कोन के लिए। और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, और जनरली हमको ब्लिस्टर्स में भी देखते हैं जो फ्यूचर एक्सपांशन कहते हैं, मतलब रेनफोर्समेंट डिटेल आपको ब्लिस्टर में भी देखा जाएगा जो कि फ्यूचर प्रिस्टेसिंग के लिए यूज किया जाता है। ब्लिस्टर का फंक्शन वही है। इसमें भी देखिए, इसमें एक और देखिए, यहाँ पे लेंथ इसका 240 दे दिया गया है, डाया इसका कितना दे दिया गया 150 दे दिया गया है। अब इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें कितना दिया गया है, यहाँ पे आपका 40 का पिच दिया गया है और 16 अगेन यहाँ पे भी 16 mm का डाई यूज किया गया है। तो कैसे करेंगे 6 इंटू 40 कर देंगे। क्यों 6, क्योंकि यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ यहाँ पे बताया गया कि वो टर्न हो रहा है, 6 टाइम टर्न्स हो रहा है। तो ये कितना हो गया, ये 240 mm हो गया। तो मतलब जो टर्न्स इंटू पिच करेंगे तो आपका जो स्पाइरल का टोटल लेंथ मिल जाएगा अगेन डिटेल में। अब नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया स्पाइरल किस पोजीशन पे यूज होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसका फिजिकल डायमेंशन क्या होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड स्लाइड की तरफ। अब देखिए और डिटेल में देखिए यहाँ पर ये कहां कहां यूज किए जा सकते हैं। गर्डर में जैसे एंड सपोर्ट में बोला गया है, ये एक क्लियर विजिबल डायग्राम है, ये है आपका, ये है हेलिक्स, इसको ही स्पाइरल ही बोला जाता है, जनरल वर्ड्स उसको हेलिक्स है। और कहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए जो मैं गर्डर की बात कर रहा ये है, और ये जो है आपका ब्लिस्टर है। ब्लिस्टर में जो यूज हो रहा है हेलिक्स वो यहाँ पर है, ये ब्लिस्टर का सेक्शन है और ये एंड सपोर्ट सेक्शन है। नेक्स्ट ये डिटेल में देखने को मिलेगा, ये तो फ्रंट। अब इसका पोजीशन कैसे लाइन होता है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये टर्न्स, ये हेलिक्स और स्पाइरल बार के ये टर्न्स है, ये टर्न्स है। ये देखिए आपको ये वाले फेस में दिखेगा, ये 4 नंबर का है जो डिजाइन में देखे थे, ये 3 नंबर का है, और ये 1 और 2 पैरेलल डायरेक्शन पैरेलल लेवल पे है, तो इसीलिए 1 और 2 आपको देखने को मिलेगा, ये इसमें है। तो गर्डर के एंड सेक्शन में और ब्लिस्टर के जो स्ट्रेसिंग का जो एंड पोजीशन होगा उसमें आपको ये हेलिक्स देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आगे देखिए और एग्जांपल उसके और कहां कहां यूज होता है। सबसे मुख्य बात जो यहां पर है जो मैं बता रहा हूं, और कहां पे आपका पियर में भी देखने को, जहां पे स्पाइरल आपका स्टिरप्स रिंग्स दिए हो जाते हैं, सॉरी जहां पे आपको सर्कुलर रिंग्स दिए जाते हैं वो भी स्पाइरल फेस में आते हैं। इस काइंड ऑफ दिस पिक्चर यू हैव सीन। एंड नेक्स्ट इसका इस साइड व्यू है, फ्रंट में ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका लैब दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप जॉगल भी देखते हैं, मतलब ये टर्म्स बता रहा हूँ जो पियर में होते हैं। ये पूरा स्पाइरल होता है। अभी स्पाइरल में इसमें भी पिचेस आएंगे, इसमें भी टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे भी देखिए जो 1 और 2 की बात बता रहे हैं, यहाँ पे भी है टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मेश के बारे में बात करते हैं, थोड़ा मेश के बारे में देख लीजिए। मेश इधर है, जो हम
गर्डर के बॉटम में जो लगाने वाले हैं, जो मतलब बेरिंग का टॉप स्लीव बनने वाला है, वो उस जगह पे हमको बताया था कि मेश प्रोवाइड करिए, मेश प्रोवाइड करिए। तो यहाँ पे मेश आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेश बताया गया है, 2 लेयर्स ऑफ मेश बताते हैं। तो मेश जनरली इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। आपका मेश कहाँ पे, जहां पर आपका एक्शियल लोड ट्रांसफर होने वाला है, क्रॉस सेक्शन वहां पर कम है लेकिन एक्शियल लोड का अमाउंट ज्यादा है, उस जगह पे आपको मेश दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें भी काउंटर लोड काउंटर कैपेसिटी बढ़ जाता है उस जगह पे। रेनफोर्समेंट का नेचर जो है, इस तरह से रेनफोर्समेंट बनाओ जिससे लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाए। तो कुछ एग्जांपल हैं जो कि स्पाइरल और मेश के बारे में बताए गए। अब बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। ये एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो पहले स्पाइरल का देखेंगे, उसके बाद मेश का देखेंगे। तो अभी देखिए स्पाइरल का कैलकुलेशन जो है, स्पाइरल कैसे दिखाया जाता है, तो हमने देख लिया। अभी स्पाइरल जो एक मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल है जो कि यहाँ पर, जो कि ये एंड सपोर्ट का गर्डर का, वो स्पाइरल के बारे में बताया। यहाँ पे उसका लेंथ कितना है, लेंथ है 540। अगेन वो कैसे प्रूव किया, क्योंकि उसमें क्या है 9 टाइम्स टर्न्स है और 60 mm का पिचेस है। अब क्वांटिटी ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा देखिएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। देखिए क्वांटिटी ऑफ स्टील फॉर द स्पाइरल बार। अभी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कटिंग लेंथ निकालिए। सबसे पहले कटिंग लेंथ निकाल लिए, फिर उसके बाद उसका नंबर्स निकालिए, कितने बार वो रिपीटेशन, नंबर ऑफ बार, कितने बार वो बार रिपीट हो रहा है तो नंबर ऑफ बार निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आपका स्टील जो क्वांटिटी है वो पर यूनिट लेंथ कितना है, पर यूनिट लेंथ, वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो है 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 162। 162 निकाल दिए, वो आ गया आपका केजी पर मीटर में। 1 मीटर में कितना केजी आएगा। फाई क्या होता है, यहाँ पर आपका फाई होगा डाय ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार, ये होगा जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया है कि वेट ऑफ 16 mm बार पर यूनिट लेंथ इज कितना है 1.560। 1.560। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जनरल टर्म, आपने स्टील क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ लिख दिए, नंबर ऑफ बार, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार मिल गया। अब टोटल लेंथ ऑफ बार को आप क्या करो, फाइनल जो है क्वांटिटी ऑफ स्टील कैसे निकालोगे, क्वांटिटी ऑफ स्टील इन केजी या मैट्रिक टन में भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टील क्वांटिटी है पर यूनिट लेंथ उसको क्या करिए आप, केजी पर मीटर है, क्वांटिटी केजी आने के बाद 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मैट्रिक टन में आ गया। तो टोटल लेंथ यहाँ पे कैसे निकालोगे, टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्टील क्वांटिटी पर यूनिट, ये हो गया आपका केजी में जो भी आएगा आंसर, जो भी आप यहाँ पे अभी हम वही फाइंड आउट करने वाले हैं। ये ऐसे स्टेप जनरली हम यूज करते हैं। उसका एक एक्सेल शीट होता है, जब आपका नंबर ऑफ बार होते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, वो भी फॉर्मेट एक डिस्कस कर लेंगे। तो फॉर्मेट में फिलअप करके एक टोटल रिक्वायर्ड गर्डर को कितना स्टील लगेगा, अलग अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को कितना स्टील लगेगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये जनरल टर्म बताए हैं आपको। अब इसमें से एक जो हमने सिर्फ जनरली इसलिए किया क्योंकि ये स्पाइरल जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है, जनरली काफी प्रॉब्लम आते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला दिया गया है कि L इज इक्वल टू, L आपका हो गया अगेन लेंथ ऑफ, L हो गया आपका कटिंग लेंथ, L हो गया कटिंग लेंथ। अब
वो तो हमको निकालना है, ये तो हमको पूछा गया है, इसको निकालना है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि फर्स्ट में बताया गया एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। नेक्स्ट सी बोला है, सी जो कि है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ बार, बार का सरकमफेरेंस कितना है। और थर्ड है टी, विच इज डिनोटेड फॉर एज पिच। ये जनरली आपका जो टर्म है, अगर इसमें आप मीटर में निकाल रहे हो लेंथ, तो सारे डायमेंशन आपके किस में हो जाएंगे, मीटर में हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पर अभी हम जनरली इस सब का निकाल लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जो n है, जो n है, ये डिनोशन पता चल गया, तो हम इसको रफ करके इसके वैल्यूज लिख लेते हैं। n इज नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न कितने दिए गए हैं, 9, तो यहाँ पर आप 9 लिख लीजिए। नेक्स्ट सी, सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस अब ये देखने में कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा सरकमफेरेंस। तो ये जो एक डाया बन रहा है, ये पूरा डाया, उसको हम सरकमफेरेंस बनाएंगे। अभी सरकमफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया, 2 पाई आर। अभी 2 पाई आर के लिए कैसे बनाओगे कैलकुलेशन, अभी हमें यहाँ पर डाया दे दिया है 250, ये नथिंग बट 2 पाई आर मतलब पाई डी हो गया। अब पाई डी के लिए क्या करोगे, पाई डी के लिए 3.14 मल्टीप्लाई बाय डी। अभी डी कैसे निकालोगे, यहाँ पर डी, डी यहाँ पर 250 आउटर टू आउटर दे दिए गए, मतलब यहाँ पर जो है आपका डी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमको डी निकालना है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर निकालने के लिए यहाँ पर किससे करोगे, डाया तो दे दिया, तो यहाँ पे 250 जो जनरली है -16 mm करेंगे। अभी ये mm में है, तो कैसे आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 0.250, 0.250 माइनस 0.016, 0.016। तो अभी इसमें आता है कैलकुलेशन, कैलकुलेट करेंगे हम। हाँ, तो अभी देख कैलकुलेशन करने के बाद कितने वैल्यू आ गई। हाँ, कैलकुलेशन के लिए पाई डी लगा दिया हमने, पाई डी सरकमफेरेंस आ गया आपका 3.14 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.250। इस लेंथ ये mm में था, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.25 सॉरी 250 को हमने mm था मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और mm जो डाया था वो क्यों, क्योंकि हमको इस सेंटर से, ये वैल्यू का जो सेंटर है डाया का सेंटर, वहां से लेना। ये 250 आउटर टू आउटर डायमेंशन दे दिया, 250 जो है वो आउटर टू आउटर, उसमें से हम सेंटर, तो हाफ 16 mm का हाफ 8 mm और 8 mm दोनों मिलाकर 16 हो गए। अब दोनों का सेंटर कैसे निकलता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.7347, 3.14 0.25 मल्टी, तो इतना आ गया। ये हो गया आपका सी, तो सरकमफेरेंस आपका इन मीटर आ गया। पिच, अगेन पिच इज योर 60 mm है, उसको आप कन्वर्ट कर दिए 0.060 मीटर में आ गया। अब ये सारे वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इज 9 मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर, सरकमफेरेंस का स्क्वायर दिया है जो कि है 0.7347 का स्क्वायर प्लस पिच का स्क्वायर 0.060 का स्क्वायर। अब इसका अगर आप अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब जो फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो नंबर आपका जो c है वो आ गया आपका सरकमफेरेंस 0.73 और पिच है 0.60, तो n का जो वैल्यू l की वैल्यू आ जाएगी वो 6.6159 मीटर। तो इतना आपका कटिंग लेंथ हो गया। अब कटिंग लेंथ होने के बाद, तो मैंने जैसे बोला था कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ होने के बाद उसको पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्टील क्वांटिटी आ जाएगी आपकी, स्टील क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये हो गया 6.6159
मल्टीप्लाई बाय आपका जो हो जाएगा kg का 1.560। अभी ध्यान रखिए ये जो L है ये सिर्फ एक हेलिकल के बारे में। अभी आपके गर्डर में कितने नंबर्स ऑफ हेलिकल्स हैं, सेम डायमेंशन के हैं कि वेरीज हो रहे हैं, वो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अभी स्टील क्वांटिटी 6.615 तो मीटर आ गया, इनटू यूनिट लेंथ क्वांटिटी इन ए केजी, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा आपका। अब इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे 6.615 इंटू 1.569 का तो 10.32 आ जाएगा, 10.32320। ओके, तो अभी देखिए ये किस में है, मीटर में है, ये किस में हो गया आपका केजी पर मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो आपका यूनिट क्या आ जाएगा 10.32 केजी। इतना स्टील लगेगा ये एक हेलिकल फॉर्म करने के लिए। तो अभी स्टील क्वांटिटी निकाल दिया हमने हेलिकल के बारे में। तो ध्यान रखना हमको इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ टर्न, सर्कमफरेंस और पिच। तो पिच मतलब कितने बार टर्न हो रहे हैं वो तो आपका काउंट में आ गया नंबर्स में, और पिच जो होता है वो 16। पिच किसे बोलते हैं, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर, मतलब जो उसका स्पेसिंग है उसको हम इन टर्म्स ऑफ 16 mm है तो इसका 0.060 मीटर में आ गया उसका पिच। स्पेसिंग नथिंग बट द पिच बोल दिया यहाँ पर। तो ये हो गया क्वांटिटी ऑफ स्टील फॉर स्पाइरल बार। अब हम बढ़ते हैं आगे मेश बार की तरफ। अब मेश बार के बारे में देखते हैं, यहां पर भी मेश बार के बारे में बात करेंगे। तो मेश बार अगेन मेश बार किधर लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि जो एक्सियल फोर्स, जहां एक्सियल फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, विच इज अ एक्सियल फोर्स बोलो या फिर यूनिफॉर्मली फोर्स, द मेश इज अ वेरी हाई यूजेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द फोर्स ओवर द होल सरफेस एरिया, दैट वाइज वी प्रोवाइड द मेश। अभी मेश में बात करें तो ये जो जनरली मेश मैंने अभी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन को लिया है, ये जनरली किधर रहता है, आपके जो एंड गर्डर है, आपका जो एंड गर्डर है, आपका जो एंड गर्डर है, आपका जो एंड गर्डर है, जैसे मेरा ये एंड गर्डर था, उसका जो एंड कोन था, ये जो एंड में कोन था, उसके पीछे जो हेलिकल बनने वाला है, ये तो पंचिंग एक्शन के लिए हो गया, ये पंचिंग एक्शन के लिए बन गया। मतलब जब स्ट्रेसिंग यहां से खींचा जाएगा, स्ट्रेसिंग खींचा जाएगा, स्ट्रेसिंग जब यहां से पुलिंग किया जाएगा, जब प्रेशर लगाया जाएगा तो वो 1 पॉइंट स्ट्रेसिंग रहता है। 1 पॉइंट जब स्ट्रेसिंग होता है तो यहाँ पे क्या होता है, होल असेंबली क्या होता है, स्ट्रेस होता है। होल असेंबली मतलब इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे डाउन होता जाता है। तो इस पार्ट को अलग छोड़कर एक पॉइंट को देखते हैं। तो जब एक स्ट्रेसिंग होता है तो ये पंचिंग एक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, जो स्पाइरल बार हम बोला। अब स्पाइरल बार को क्या करते हैं, जो उसके प्रीवियस जो यहाँ के जो फोर्सेस है, जो फोर्सेस काउंटर करने के लिए यहाँ पर उसको एक मेश दिया जाता है। ये होल डायमेंशन मतलब आपका जो पूरा जो डेप्थ होगा, थ्रू आउट द डेप्थ बताया गया। तो यहाँ पर जो जनरली डेप्थ बताया गया है वो 2.200 दिया है। अभी इसमें सम डिस्टेंस बॉटम एंड सम डिस्टेंस ऑफ कवर, जो इसको कवर बोलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्शन छोड़कर यहाँ पर मेश दिया गया है। तो मेश यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो गर्डर में दिया जाता है वो 3 स्टेप में दिया जाता है, 1, 2 एंड 3, जिससे क्या हो सके, जिससे ये पूरी तरह से सस्टेन कर सके। जो फोर्स आने वाले, जो फोर्स एक्ट होने वाले हैं, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो होल क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो इसका जनरली यूज मेश का है। अब जनरली यहाँ पे देखा जाए तो आपका मेश कहाँ पे दिखाया गया है, मेश जो दिखाया गया है मेश। अब ये देखिए यहाँ पे जो मेश है, नंबर 1 मेश, यहाँ पे मेश है, नंबर 2 मेश है, और ये नंबर 3 है। जो मैं बोल रहा था, अब स्ट्रेसिंग जब यहाँ पे लगेगा, नंबर 4 है, ये वाला नंबर 3 है, और ये नंबर 1 एंड 2 है। जब यहाँ पर दोनों पुलिंग एक्शन होगा, जब भी पुलिंग एक्शन होगा तो जो यहाँ पर स्ट्रेस है, इसके पीछे का जो पूरा डेप्थ है, जो पूरा
आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है, उन सब में इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके, पंचिंग एक्शन जो हो रहा है उसको काउंटर बैलेंस कर सके और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वो किसका काम होता है? मेश का काम। ओके, ये जनरल डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अब इसका जो मेश है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कैलकुलेशन करते समय दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो पार्ट में ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेश में यहाँ पे हाफ सर्कल का जो हाफ सर्कल है वो दिया जाता है राउंड शेप। ये जो राउंड शेप है, ये जो राउंड शेप है यहाँ पे जो राउंड शेप है इसका कैलकुलेशन इंडिविजुअल करते हैं। यहाँ पे जो राउंड शेप है यहाँ पे इंडिविजुअल करते हैं, तो एक्सक्लूडिंग दिस पोर्शन आपका सिर्फ हाफ सर्कल ही बचता है। ये पूरा हाफ सर्कल माना जाता है। अभी देखिए ये जनरली हाफ सर्कल किस में दिया गया है? आपका 100 में दिया गया, मतलब जो हाफ सर्कल है उसका जो डाया है वो 100 mm है। और इंटरनल मतलब अभी देखिए यहाँ पर यहां से लेकर आपका यहां तक कितना दे दिया है? 700 दे दिया। अब यहाँ पे अगर सर्कल रहेगा, सपोज यहाँ पे अगर आपका सर्कल रहेगा उसको हाफ ऐसे बनाएंगे। जनरली हाफ टर्न सर्कल होता है, हाफ सर्कल होता है। डायग्राम में थोड़ा प्रोजेक्टेड होकर वो अंदर हो गया। और ये जो नेक्स्ट यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप तो यहाँ पे 100 mm बता दिया गया, ये जो है इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पर, तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया? 100 mm हो गया। तो जो डाया हो गया वो भी 100 mm हो गया। वो कहाँ पे मालूम चल रहा है? इन दोनों का इक्वल हो गया, यहाँ पे भी 100 mm बात है। तो कहने का मतलब ये जो उसका डाया है वो कितना है? 100 mm हो गया। तो जो डाया है वो कितना हो गया? 100 mm हो गया। और रेडियस कितना हो गया? 50 mm हो गया। अब इसको एक्सक्लूडिंग ये डायमेंशन को छोड़कर अब कितना बचता है? यहां से भी 100 चला जाएगा, यहां से भी 100 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। नेक्स्ट 2.20 का मीटर में जो है उसको भी 100 और 100 से कर देंगे, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं। टिपिकल डायग्राम था। अब इसका जो बार है, ये जो पूरा आपको मेश बनाना है वो कितने बनाना है? 12 mm डाया बार से बनाना है, 12 mm डाया बार से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे स्टील क्वांटिटी कैसे निकालनी है? अभी देखिए L क्वांटिटी ऑफ स्टील निकालते हैं अभी, 6 और 2 मीटर दोनों डायरेक्शन में आगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो L है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सर्कल फॉर्म के लिए और एक स्ट्रेट लेंथ के लिए, स्ट्रेट बार के लिए। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए मेश में दो पार्ट होते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक प्रोजेक्शन है तो उसका हाफ सर्कल इधर है तो हाफ सर्कल इधर, हाफ सर्कल इधर है तो हाफ सर्कल इधर। अब इन दोनों को मिलाकर हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर्स ऑफ सर्कल निकालेंगे। नंबर्स ऑफ सर्कल कितना है, और क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ सर्कल निकाल देंगे। फिर नंबर ऑफ, पहले क्या करेंगे? हाफ सर्कल को काउंट करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो फुल सर्कल आ जाएगा। क्योंकि डायमीटर सभी का सेम है और रेडियस सेम है, तो मतलब दोनों तरफ सेम है, तो एक दो हाफ सर्कल को एक डायमीटर बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट बार पैरेलल टू 600 mm, इसको निकालेंगे। सेम मतलब 600 के पैरेलल में कितने बार आ रहे हैं वो निकालेंगे। ये आ गया स्ट्रेट बार। नेक्स्ट अगेन 1
2 and 3। फिर नंबर ऑफ स्ट्रेट बार पैरेलल टू आपका 2 मीटर हो गया। तो अभी ये निकालेंगे, अभी काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्ट्रेट बार कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आ गया 6 नंबर। अब पैरेलल टू 6 कितने हैं आपको निकालने बोल दिया, तो ये जो आउटर देख रहे हो ये नहीं काउंट होगा, ये इन्होंने जस्ट बॉक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21, ये हो गया आपका 21। अब हाफ सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गए। अब इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसका ये 11 माइनस 1 हो गया, ये भी 21 आ गए, ये 21 हो गए। आपका हाफ सर्कल हो गया, नंबर ऑफ सर्कल अभी हाफ सर्कल ये 21 हो गया। फिर ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पे 21 प्लस 7 हो गया 28, ये हाफ सर्कल हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये कितना हो गया 14 आ गया, 14 सर्कल आ गए। अब सर्कल का फॉर्मूला हमको पता है, ये तो एरिया का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आपको निकालना है उसका सर्कल का पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो पाया होगा ये एरिया का फॉर्मूला हो गया, तो अभी बना सकते हैं यहाँ पर, अभी हम फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा L इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस नंबर ऑफ इंटू मल्टीप्लाई इन पैरेलल टू ये 600 के लिए हो गया, और ये प्लस n इंटू एल, ये किसके लिए हो गया 2 मीटर के लिए। अब ये कैलकुलेशन करने वाले, अभी 2 पाई आर मतलब पाई डी कर दिए, यहाँ पर पाया गया, तो 2 इंटू, अभी इसको मल्टीप्लाई आप किसको कर सकते हो नंबर्स के साथ। अभी देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय नंबर्स। अब नंबर्स के साथ तो नंबर काउंटिंग कितना हो गया आपका 14, तो ये आ गया आपका 14 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर मतलब पाई डी, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना आ गया आपका अगेन पाई आर 2 इंटू आर कर दिया तो डी कितना हो गया आपका 100 mm हो गया, ठीक है। अभी हम सब mm में निकाल रहे हैं, ये तो फर्स्ट वन के लिए हो गया, ये तो हो गया आपका सर्कुलर के लिए हो गया, प्लस अभी नंबर ऑफ स्ट्रेट बार इन 600 mm डायरेक्शन, तो नंबर ऑफ कितने हो गए 21 हो गए इंटू 600 हो गया, ये 600 के लिए पैरेलल हो गया, प्लस स्ट्रेट इन द 2 मीटर के पैरेलल में यहाँ पर कितना लिखोगे 6 है, तो 6 इंटू 2000 ये हो गया। अब इसका एल कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे आएगा 7 1 जा 7, ये 2 हो गया, ये 44 इंटू 100 आ गया, प्लस नेक्स्ट ये कितना हो गया 12600 हो गया, ये हो गया, प्लस ये 12000 हो गया। ये सब mm में है, तो ये कितना हो जाएगा L निकाल रहे हो, ये कितना हो जाएगा 41 4400। अब इसका एडिशन कर दो, ये प्लस हो गया, इन सब का एडिशन कर दो, क्या 0 प्लस 0, ये 2 0 0 वैसे आ गया, ये 6 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगेन L, अब इन दोनों का एडिशन कर दो, 00 फिर से आ गया आपका, ये 0 कैरी 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। हाँ ये केस में हो गया, mm में हो गया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर दो डिवाइड बाय 1000 कर दो, ये आज आपका क्या हो जाएगा 1.9 मीटर हो जाएगा, सॉरी 19 मीटर हो जाएगा, आपको 19 मीटर आ जाए। अब 19 मीटर आ गया, अभी हम सबको पता है
यह 19 मीटर हो गया। तो कटिंग लेंथ कितना हो गया आपका, कटिंग लेंथ विच इज 19 मीटर। पर यूनिट लेंथ आपका वेट कितना है 0.88, मल्टीप्लाई कर दो 0.88 के साथ, ये किसमें है, ये केजी पर मीटर में है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 19 इंटू 0.88 हो गया। तो अभी आपका हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 इंटू 0.88 इज इक्वल टू 16.72। हमने तो कैलकुलेट करके निकाल लिया। अभी कटिंग लेंथ हो गया 19 इंटू 0, कटिंग लेंथ 19 मीटर मल्टीप्लाई बाय वेट से आप कर दिए तो 16.72 केजी आपको ये रिक्वायर्ड होगा मेश बनाने के लिए। तो मेश का कैलकुलेशन इस प्रकार से होता है, आपको हाफ सर्कल को फुल सर्कल में करके निकाल सकते हैं, फिर हाफ सर्कल से भी उसका सरकमफेरेंस निकाल करके आप, और जो स्ट्रेट पोर्शन है उन दोनों स्ट्रेट पोर्शन का दोनों डायरेक्शन में अलग से कैलकुलेशन करके उन सब का एडिशन कर दोगे तो आपका 16.72 केजी इसमें आ जाता है। ठीक है, होप आपको समझा होगा। अब इससे रिलेटेड और है, अभी मैं स्टार्टिंग फेज में गर्डर से ही रिलेटेड बना रहा हूँ, बाकी सब स्ट्रक्चर फुटिंग और सुपर स्ट्रक्चर का डेक स्लैब का रेनफोर्समेंट, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर हमें वीडियो लेना है। ये तो कैलकुलेशन पार्ट हम अभी बोर्ड पे ले रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो साइड पर हम डाल ही रहे हैं, कुछ वीडियो ऑन दी वे हैं वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तब तक थैंक यू।